हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ऑनलाइन पर। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा भूगोल और सेट नंबर है 12। इससे पहले ऑलरेडी हमने 11 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल जो है हमारा डाउनलोड कर लीजिए। इसमें ₹1 भी आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और आज से हम एक नए स्लाइड के साथ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये स्लाइड के बारे में बताइएगा कि ये स्लाइड आपको कैसा लगा, ठीक है। तो एक नया एक्सपेरिमेंट हमने किया है नया स्लाइड के साथ। अगर ये स्लाइड अच्छा लग रहा है तो ज़रूर बताइएगा, या फिर पुराना स्लाइड ही ठीक था हमारा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है। बताना है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड द्वारा विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है। विकल्प में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व, औरंग टाइगर रिजर्व, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा विकल्प नंबर बी, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। याद रखिए, हाल ही में पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा विस्तार को मंजूरी मिलने के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। वहीं बात करें भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो याद रखिए नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वहीं बात करें भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो याद रखिए औरंग टाइगर रिजर्व है, जो कि असम में स्थित है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, IBCA का पूर्ण रूप क्या है। बताना है IBCA का पूर्ण रूप क्या है। विकल्प में है इंटरनेशनल बूस्ट केमिकल एनालिसिस, या फिर इंडियन बिग कैट एलियंस, या फिर इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस। जैसा कि यहाँ पे चित्र में भी दिख रहा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IBCA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस। ये क्या है, तो याद रखिएगा, ये दुनिया के 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करने का एक नया अलियंस बनाया गया है, जो कि ये पहल जो है ना, ये भारत के द्वारा शुरू किया गया है 2023 में। इसमें अभी शायद 97 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो याद ये रखिए पहला तो कि IBCA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस। इसे भारत ने शुरू किया है 2023 में। इसमें 97 देश शामिल हैं, ठीक है। 1-2 देश घट बढ़ सकते हैं, अपडेट कर लीजिएगा एक बार। और इसका उद्देश्य है दुनिया के 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को संरक्षण करना। ये 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति कौन है, तो इसका भी नाम याद रखिए, पूछा जा सकता है। एक है जगुआर, दूसरा है पुमा, तीसरा है लेपर्ड, चौथा है लायन, पाँचवा है टाइगर, छठा है चीता और सातवां है स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो 7 का चित्र यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी तरीके से मेंशन किया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर लेते हैं अगला सवाल। निश्चित तौर पर यहाँ से सवाल बनेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला स्वच्छ शहर कौन बन गया है। ठीक है, सवाल सिंपल सा है, बताना है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला स्वच्छ शहर कौन बना है। विकल्प में है इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है सूरत। याद रखिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत का दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला स्वच्छ शहर कौन बना है, सूरत बना है। जबकि पहले स्थान पर पहले की तरह इंदौर अभी भी बना हुआ है, और ये लगातार रिकॉर्ड 8वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण में पहले स्थान पर आया है इंदौर, 8वीं बार लगातार, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है नवी मुंबई। ये भी याद रखिए कि प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। ये पहली बार ऐसा है कि प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ से सवाल बन सकता है, ध्यान रखते हुए चलिएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मजोस एवं भंटा को एकीकृत कर मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन की मंजूरी किस राज्य सरकार द्वारा दी गई है। बताना है मजोस एवं भंटा को एकीकृत कर मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन की मंजूरी किस राज्य सरकार द्वारा दी गई है। विकल्प में है
झारखंड, बिहार, उड़ीसा, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर बी अर्थात बिहार। ठीक, मजोस एवं भंटा को एकीकृत करके मैग्नेटाइट लौह अयस्क के खनन की मंजूरी बिहार राज्य सरकार के द्वारा दी गई है। और ये दोनों ब्लॉक मजोस और भंटा ये बिहार के जमुई जिला में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताना है बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। विकल्प में है पूर्णिया, सहरसा, रोहतास, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर सी रोहतास। याद रखिए बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, जबकि बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला भी रोहतास है। ठीक है, यहाँ से ये डायग्राम याद रखिए। अगर पूछा जाए बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है तो याद रखिएगा पूर्णिया। ठीक है, जबकि बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये है रोहतास। जबकि बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये भी रोहतास है। ठीक है, जबकि बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये सहरसा है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल रहेगा आपके लिए, कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड बिहार के किस जिला में स्थित है? बताना है कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ये बिहार के किस जिला में स्थित है। विकल्प में है बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, बक्सर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है मुजफ्फरपुर। याद रखिए कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में स्थित है। ठीक है, मुजफ्फरपुर आई थिंक ये आपका क्या नाम है इसका, लीची है ना, लीची के लिए प्रसिद्ध है ना। बात करें बेगूसराय के बारे में तो याद होगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बरौनी ताप विद्युत परियोजना। जबकि बक्सर में क्या है, बक्सर में है बक्सर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, और एक याद रखिएगा औरंगाबाद के बारे में, औरंगाबाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ताप विद्युत केंद्र है, कौन सा है, नबीनगर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल रहेगा अमझौर एवं बंजारी किसके लिए प्रसिद्ध है? बताना है अमझौर एवं बंजारी किसके लिए प्रसिद्ध है। विकल्प में देखिए क्या है, जलप्रपात के लिए, पाइराइट उत्पादन के लिए या फिर चूना पत्थर उत्पादन के लिए, एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका विकल्प नंबर बी पाइराइट उत्पादन के लिए। ठीक है, अमझौर एवं बंजारी पाइराइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह भी आप लोगों को पता होगा कि भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में ही स्थित है। ठीक है, भारत के कुल भंडार का 95% पाइराइट कहाँ है, बिहार में स्थित है, बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि अमझौर एवं बंजारी ये कहाँ पर है, ये रोहतास में है। याद रखिएगा अमझौर और बंजारी ये रोहतास में है और ये पाइराइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अच्छा, अगर बात करें हम चूना पत्थर उत्पादन के लिए तो ये रोहतास का आप देखेंगे तो रोहतास का जो पहाड़ी है ना, कैमूर पहाड़ी है, यहाँ पे चूना पत्थर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई बिहार के कौन सा जिला में किया जाता है? बताना है नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई बिहार के कौन सा जिला में किया जाता है। विकल्प में है समस्तीपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिए नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई समस्तीपुर में किया जाता है। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, वहीं हम बात करें नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होता है, ये तो समस्तीपुर में होता है। ठीक है, सवाल यही था। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है, तो याद रखिए रोहतास में होता है। ठीक है, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होता है, ये रोहतास में होता है। वहीं बात करें तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिला में होता है, तो ये दरभंगा में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई बिहार के कौन से जिला में होता है, समस्तीपुर में। नहर से रोहतास में, तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होता है दरभंगा में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है
बिहार का लगभग कितना जिला अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित है? बताना है बिहार का लगभग कितना जिला अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित है। 28 जिला, 18 जिला, 13 जिला, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ई विकल्प, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए बिहार का लगभग कितना जिला अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित है, तो 15 जिला। ठीक है, ये तो पता होगा कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं, जिसमें से बाढ़ से प्रभावित ज़िले हैं 28। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बिहार में बाढ़ से प्रभावित कितने ज़िले हैं, तो 28 हैं, और बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित जिला कितना है, तो 15 है, जबकि 13 ऐसे ज़िले हैं जो कि बाढ़ से कम प्रभावित ज़िले हैं। ठीक है, और बाकी जो बचे वहाँ पे तो बाढ़ से बिल्कुल ही प्रभावित नहीं है। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सिंपल से एक लाइन में मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि बिहार के 38 जिला में से 28 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि इन 28 ज़िलों में से 15 अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 13 कम बाढ़ प्रभावित ज़िले हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये पॉइंट यहाँ पे याद रख सकते हैं कि बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है बिहार में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? विकल्प में है बिहार की भू आकृति का नीचा होना, बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना, या फिर बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, कमी होना, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका विकल्प नंबर डी, एक से अधिक, अर्थात तीनों विकल्प यहाँ पे सही है, जो कि बिहार में बाढ़ आने का प्रमुख कारण बनता है। ठीक है, याद रखिए बिहार में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है, पहला है बिहार की भू आकृति का नीचा होना, दूसरा है बिहार में वर्षा ऋतु को 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना, तीसरा है उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल का प्रवाह होना, और चौथा पॉइंट है बिहार में जल प्रबंधन का कमी होना, और पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तटबंधों का टूटना तथा जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार अधिक देखने को मिलना। ये सभी देखेंगे कारण मिलकर के बिहार में बाढ़ का कारण बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? बताना है मैंग्रोव वन में कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं। विकल्प में है सुंदरी, चंदन, खजूर, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है सुंदरी। याद रखिए मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। याद रखिए मैंग्रोव वन दलदली और समुद्री तट क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे पेड़ होते हैं जो खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, सबसे प्रमुख वृक्ष यहाँ पे कौन से होते हैं, तो सुंदरी होते हैं। और याद होगा किसी के नाम पर सुंदरवन भी पड़ा हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरी पेड़ होने की वजह से ही सुंदरवन नाम पड़ा है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य भारतीय मानक समय की अम्योत्तर रेखा से नहीं गुजरती है। विकल्प में है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका तेलंगाना। याद रखिएगा तेलंगाना से भारतीय मानक समय की अम्योत्तर रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, ये भी याद रखिए कि भारतीय मानक समय की अम्योत्तर रेखा कुल मिला के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, इसका लिस्ट हमने पहले से कॉपी करके रखा है, तो देख लीजिए कौन कौन सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अक्सर कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा तेलंगाना से भारतीय मानक समय की अम्योत्तर रेखा नहीं गुजरती है, जबकि आंध्र प्रदेश से गुजरती हैं। ठीक है, और ये जो लिस्ट दिया गया ये उत्तर से दक्षिण का क्रम लगा हुआ है। ठीक है, सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, और सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, जहाँ से भारतीय मानक समय की अम्योत्तर रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा धारा गर्म जल धारा का उदाहरण है। विकल्प में है कुरेशियो, ओएसियो, पेरू, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे कुरेशियो। ठीक है, विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। याद रखिएगा कुरेशियो एक गर्म जलधारा का उदाहरण है, जबकि ओएसियो और पेरू ये दोनों ठंडी जलधारा का उदाहरण है। आप लोग जानते होंगे कि महासागरीय धारा 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन, गर्म जलधारा और दूसरी होती है ठंडी जलधारा। ठीक है, गर्म जलधारा भूमध्य रेखा से निकलती हैं और ठंडे क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं या फिर ठंडे क्षेत्रों की ओर जाती हैं। ये तापमान को बढ़ाती हैं और जलवायु को गर्म बनाती हैं, जैसे कि कुरेशियो, गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, वहीं बात करें ठंडी जलधारा के बारे में, तो ये धाराएं ध्रुवीय क्षेत्र से आती हैं और ये भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि ये धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से आती हैं और गर्म क्षेत्रों की ओर जाती हैं।
इसका प्रभाव क्या होता है, तो ये तापमान को कम करती हैं क्योंकि ये ठंडे क्षेत्रों से होकर के आती है ना, और ये मौसम को ठंडा बनाती हैं। जैसे कि ओएससीओ, पेरू, लेब्राडोर, ये सभी ठंडी जलधारा हैं और ये सभी तापमान कम करती हैं और मौसम को ठंडा बनाती हैं। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ इस मानचित्र के सहायता से समझ सकते हैं। देखिए ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, दिख रहा है ना। तो यहाँ से चाहे दक्षिण की तरफ हो या फिर उत्तर की तरफ हो, समझ में आ रहा है ना, दक्षिण की तरफ हो या फिर उत्तर की तरफ हो, चलने वाली जो भी यहाँ पे धाराएं होंगी वो सभी गर्म जल धाराएं होंगी। जैसे देखिए रेड कलर वाला दिख रहा होगा ना, ये देखिए ये भूमध्य रेखा से चल करके दक्षिण की तरफ जा रहा है, अर्थात ठंडे क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है, तो ये गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम भी देखिए भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी ठंडी गर्म जल धारा है। अलास्का भी देखेंगे तो ये भूमध्य रेखा से आगे बढ़ रही है, तो ये क्या कह सकते हैं इसको, गर्म जलधारा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगुलहास जलधारा, नाम से पता चल रहा है अगुलहास आग उगल रहा है ये, तो ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। ठीक है, ब्राज़ील गर्म जलधारा है। और यहाँ से देखिए ये वाला सवाल पूछा गया था यहाँ से कुरेशियो के बारे में। ठीक है, और ये कह सकते हैं इसे जापान की धारा भी इसे कहते हैं। ठीक है, जापान करंट। ठीक है, और यहाँ से देखिए ओएससीओ, ये क्या है, ठंडी जलधारा है क्योंकि ये ध्रुवों से गर्म क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो मेन नाम याद रखिए, ठंडी जलधारा का नाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो एक तो ओएसयू है याद रखिए, लेब्राडोर याद रखिए, कैनारी याद रखिए, और कैलिफोर्निया और एक पेरू याद रखिए, और एक ये बेंगुला, ये 6 याद रखिए। ठीक है, ओएसयू, बेंगुला, कैनारी, लेब्राडोर, कैलिफोर्निया और पेरू, ये पाँचों का नाम जरूर याद रखिए, यही से सवाल पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, और गर्म जलधारा कौन कौन सा याद रखिए, तो एक तो अगुलहास जरूर याद रखिए, कुरेशियो याद रखिए, ब्राज़ील की जलधारा याद रखिए, और एक गल्फ स्ट्रीम और एक अलास्का। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 5 जलधारा जो है ना, इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए अब लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है, अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस अक्षांशों के बीच आते हैं। विकल्प में है 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच, या फिर 20 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच, या फिर 10 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के बीच। ठीक है, याद रखिएगा, अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस अक्षांशों के बीच आते हैं, तो ये 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री अक्षांश के बीच आते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, काष्ठ स्थलाकृति का संबंध किससे है। विकल्प में है आग्नेय चट्टानों से, चूने के चट्टानों से, बलुआ पत्थर से, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका विकल्प नंबर बी, चूने के चट्टानों से। याद रखिए ये बनता कैसे है, तो याद रखिए कि वर्षा का पानी और CO2 मिल करके कार्बनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, और ये जो अम्ल है ना, ये चूना पत्थर को धीरे धीरे घोल देता है और इससे काष्ठ स्थलाकृतियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि डोलाइन हो गया, लैफिज है ना, स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेग्माइट है। ठीक है, तो इस तरह के जो काष्ठ स्थलाकृति बनती है ना, ये कहाँ पे बनती है, तो ये चूने के चट्टानों से बनती है, याद रखना है। ठीक है, और ज़्यादातर भारत में कहाँ ऐसे बनते देखने को मिलेगा आपको, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, चीन में भी देखने को मिलता है, अमेरिका में इस तरह की आकृति देखने को मिलती है। भारत में याद रखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खास करके देखने को मिलेगा ये काष्ठ स्थलाकृति। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, थाल घाट का संबंध किससे है। उत्तरी तट रेलवे से, या फिर पूर्वी तट रेल से, या फिर मेट्रो रेल से, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका उपरोक्त में से कोई नहीं। ये थाल घाट का संबंध देखेंगे तो पश्चिमी घाट से है, जहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे दर्रे हैं, खास करके थाल घाट, भोर घाट, और एक है पाल घाट, और एक है सिरकोटा भी। ठीक है, तो इन चारों के बारे में डिटेल्स में हमने सेट नंबर 11 में मैंने डिटेल्स बताया है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट में स्थित एक दर्रे हैं। अगला सवाल है, दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है। दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है किससे है, मानसून से, ग्रीष्म मानसून से, शीत मानसून से, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ग्रीष्म मानसून से। याद रखिए दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है ग्रीष्म मानसून से। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। होता क्या है, यहाँ पे गर्मी के मौसम में होता क्या है कि भारत की भूमि बहुत गर्म हो जाती है, और यहाँ पे गर्म हो जाने की वजह से यहाँ पे बनता है लो प्रेशर। वहीं दूसरी तरफ हिंद महासागर में इससे तुलना में वहाँ पे ठंडा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बनता है हाई प्रेशर। अब नियम ये कहता है कि हवाएं जो चलती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। इसीलिए आप देखेंगे कि समुद्र से हवा भारत की ओर आती हैं और यही दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
कि हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करती हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, साउथ वेस्ट मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ना, इसकी दो शाखाएं हैं। कौन कौन, एक अरब सागर की शाखा, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, अरब सागर की शाखा से आप देखेंगे तो पश्चिमी तट पर बहुत ज़्यादा वर्षा करती हैं ये, खासकर केरल में और मुंबई के तट पर। और वहीं बंगाली खाड़ी की शाखा से आप देखेंगे तो असम और मेघालय में अच्छा खासा वर्षा होता है। ठीक है, ये भी याद रखिए कि दक्षिण पश्चिम हवाओं की वजह से ही भारत में देखेंगे तो लगभग 80% बारिश इसी शाखाओं से होती हैं। और कह सकते हैं कि इसी शाखा पर कृषि जो है ना, भारत में जो खेती है इसी पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सही आंसर क्या होगा, ग्रीष्म मानसून से। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है किससे है, व्यापारिक कृषि से, मिश्रित कृषि से, बागवानी कृषि से, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है इसका विकल्प नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि जीवन निर्वाह कृषि होता क्या है। तो याद रखिए, ऐसी खेती जिसमें किसान अपने और अपने परिवार के खाने के लिए फसल उगाता है, बाजार में बेचने का उद्देश्य नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होता है, तो याद रखिए जीवन निर्वाह कृषि का विशेषता होता है कि इसमें छोटे किसान देखने को मिलते हैं, छोटी ज़मीन होती है, पारंपरिक तरीके से यहाँ पे औजार का प्रयोग किया जाता है, कम उत्पादन होता है और खुद के उपयोग के लिए यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। ये बेसिक सा विशेषता है जीवन निर्वाह कृषि का। ठीक है, ये भी याद रखिए कि ये जो आपका व्यापारिक कृषि है ना, ये बेचने के उद्देश्य के लिए या फिर प्रॉफिट कमाने के लिए इस तरह का कृषि किया जाता है, व्यापारिक कृषि। वहीं बात करें मिश्रित कृषि के बारे में, तो यहाँ पे देखेंगे तो मिश्रित कृषि वे कृषि होता है जहाँ पे फसल के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। ठीक है, जबकि बागवानी कृषि क्या है, तो ये फल फूल के लिए जो बागवानी कृषि किया जाता है, या फिर कह सकते हैं सिंपल सा भाषा में कि अक्सर ये व्यापारिक के लिए ही किया जाता है, व्यापार के लिए ही, क्योंकि यहाँ पे फल फूल लगाया जाता है बागवानी कृषि में। ठीक है, तो बेचने के ख्याल से ही कह सकते हैं, या ये व्यापार करने के उद्देश्य ही लगा किया जाता है ये बागवानी कृषि। तो सही आंसर इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल, फिर से सवाल सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नकदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है। विकल्प में है गेहूं, जौ, चना, कपास, जूट, तंबाकू, धान, मटर, चना, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि नकदी फसल क्या होता है। ठीक है, तो याद रखिए, नकदी फसल वे फसल होती हैं जो बाजार में बेचने के लिए उगाई जाती हैं। ठीक है, किसान इनसे पैसा कमाता है। ठीक है, इसे मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो बाजार के उत्पादन के लिए किया जाता है, ज़्यादा लाभ कमाने के लिए किया जाता है, और इसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाता है और बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह का जो विकल्प है ना, कौन सा होगा, यहाँ पे बी विकल्प होगा सही आंसर। ठीक है, बाकी ये देखेंगे ए विकल्प वाला गेहूं, जौ, चना, ये खाद्य फसलें हैं। ठीक है, वहीं धान, मटर, चना ये भी खाद्य फसल है जो सी विकल्प में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखिए, कपास हो गया, जूट है, तंबाकू है, गन्ना है, चाय है, कॉफ़ी है, ये सभी नकदी फसल का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, सही युग्म को चुनिए। ठीक है, एक तरफ दे रखा है खाना बदोश और दूसरी तरफ है देश। बुशमैन अफ्रीका, जारवा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एस्किमो कनाडा, पिग्मी अमेजन बेसिन। बताना है कि कौन सा यहाँ पे सही युग्म है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तो समझते हैं कि खाना बदोश होते क्या हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुशमैन का, ये आपका खाना बदोश को समझना कि आखिर ये होते क्या हैं। ठीक है, तो याद रखिए, खाना बदोश वे लोग होते हैं जो एक जगह अस्थायी रूप से नहीं रहते, समय समय पर अपना जगह बदलते रहते हैं। क्यों बदलते हैं, क्यों घूमते रहते हैं, इसके पीछे रीजन होता है पशुओं के चारा खोजने के लिए, भोजन की तलाश में, मौसम के अनुसार इधर उधर ये भटकते रहते हैं। ठीक है, खाना बदोश दो प्रकार के हो सकते हैं, एक चारावाह खाना बदोश होते हैं और एक दूसरा शिकार संग्रहकर्ता जो होते हैं वो। ठीक है, चारावाह खाना बदोश जो पशुओं के साथ घूमते रहते हैं, और एक शिकार संग्रहकर्ता ये होते हैं जो जंगल से भोजन जुटाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि खाना बदोश जो होते हैं वो क्या है, एक खास अस्थायी जगह नहीं रहते हैं, सिर्फ अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या है कि पूछा है कौन सा सही युग्म है, कौन सा खाना बदोश किस देश में पाए जाते हैं। तो बुशमैन अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये विकल्प सही है, ये युग्म सही है। जारवा जो खाना बदोश हैं ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलते हैं, ये भी सही है। एस्किमो कनाडा में पाए जाते हैं, ये भी सही है। लेकिन पिग्मी जो है ना, अमेजन बेसिन में नहीं देखने को मिलते। ठीक है, याद रखिएगा
पिग्मी जो है ना ये कांगो बेसिन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर का क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, अर्थात ए बी सी तीनों सही है, डी विकल्प सही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण आज का 20 प्रश्न। एक प्रश्न आपके लिए है, पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण होता है किससे होता है? निफे से, सीमा से, सियाल से, एक सदिक या फिर उपरिक्त में से कोई नहीं? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और बाकी वीडियो के बारे में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ये स्लाइड जो नया बना है कैसा लगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइएगा। बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।